नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फार्मा मिशन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे टेट्रासाइक्लिन के पार्ट सेकंड के बारे में। पिछले वाले ड्रग हमने फर्स्ट पार्ट में बात करी थी टेट्रासाइक्लिन के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में और रेजिस्टेंस के मैकेनिज्म के बारे में, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे। अब हमारा जो सेकेंड पार्ट है, इसमें हम बात करेंगे अपने टेट्रासाइक्लिन की यूजेस के बारे में, एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में, उसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन का पार्ट सेकंड। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, आप मुझे सुनिएगा इसको। टेट्रासाइक्लिन, तो इसमें हमको बात करनी थी टेट्रासाइक्लिन के फार्माकोकाइनेटिक्स के प्रोफाइल के बारे में। तो हमने पिछले बताया था आपको कि जो टेट्रासाइक्लिन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम जीआईटी। जो ओल्डर टेट्रासाइक्लिन्स थे हमारे, इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब होते हैं, मतलब उनकी जो एब्जॉर्प्शन था उतना अच्छा टेट्रासाइक्लिन का नहीं था। पर जो हमारे नए टेट्रासाइक्लिन्स आए थे उनका एब्जॉर्प्शन अच्छा था। डर्मिक्लोसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन्स थे, जो इनका एब्जॉर्प्शन रेट था और एब्जॉर्प्शन जो था वो अच्छा होता था गट के थ्रू। पर जो ओल्डर वाले थे टेट्रासाइक्लिन, क्लोरटेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, तो इनका उतना अच्छा एब्जॉर्प्शन नहीं था। और हमको साथ में ये भी ध्यान रखना होगा कि जो टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन है, ऐसे अच्छा तो जैसे न्यूअर ड्रग्स का अच्छा है, पर उनका एब्जॉर्प्शन भी क्या है, अल्टर्ड हो सकता है। कैसे? हम जब टेट्रासाइक्लिन किसी पेशेंट्स को देते हैं, उस पेशेंट्स को पहले से या उस टाइम पे ही अगर हमने मतलब उसको और भी दूसरी कोई डिजीजेज है तो उस दौरान हमने उसको एंटासिड्स दे दिया, कैल्शियम प्रिपरेशन दे दिए, जैसे आयरन प्रिपरेशन दे दिए, सुप्रालफेट वगैरह दे दिया, जो अल्सर प्रोटेक्टिव वो होते हैं ड्रग्स होते हैं। तो क्या होगा उस कंडीशन में कि इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब एब्जॉर्प्शन है, पहले तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तो बात अपन अलग ही कर देते हैं। पहले तो एब्जॉर्प्शन रेट है जो इसका, एक तो एब्जॉर्प्शन रेट खत्म हो जाएगा। कैसे? जैसे सुप्रालफेट वगैरह लिया, तो सुप्रालफेट हम लेते हैं किस कंडीशन में लेते हैं, अल्सर प्रोटेक्टिव को उसमें लेते हैं, वो आगे आपको मैं बताऊंगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, सुप्रालफेट क्या है, एक पॉलीमर टाइप की जेल लाइक कंसिस्टेंसी फॉर्म कर लेता है, पॉलीमर टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन बाय फॉर्म कर लेता है, जो कि पूरे स्टोमक की लेयर पे फॉर्म हो जाती है। उससे क्या होता है, जैसे हीलिंग वगैरह होती है तो अल्सर वगैरह हो जाते हैं, उसको कोट कर देता है ताकि कुछ और ड्रग उसको इफेक्ट न करे। तो वो पूरे में एक लेयर फॉर्म हो जाएगी। तो अब ड्रग भी वहीं से एब्जॉर्ब होना है। जब ड्रग वहाँ से एब्जॉर्ब होना है तो पर लेयर फॉर्म हो चुकी है, तो क्या होगा, उस लेयर के कारण क्या होगा कि वो ड्रग आपका वहाँ पर नहीं जा पाएगा, उससे एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। जो कुछ कैरियर मेडिएटर प्रोटीन्स होंगे जो कि उसको प्रोटीन्स एब्जॉर्ब कराने होंगे, कैरियर्स के थ्रू डिफ्यूज करने होंगे, पर डिफ्यूजन वहाँ से नहीं हो पाएगा। तो उससे क्या होगा कि एक्शन तो होगा ही नहीं। पहले जब एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा तो उसका डिफ्यूजन नहीं होगा। मान के चलते हैं, जैसे अपन ने देखा कि ये अपन ये ले लेते हैं पूरी स्टोमक की लाइनिंग है, जैसे तो ये जैसे हमारा ये स्टोमक है, मैंने देखा तो अपना ड्रग्स यहाँ आ गया, ये पूरी बॉडी है अपनी। तो ड्रग जैसे ही आया हमारा, ड्रग ये एंटर करा अपना ओरली, हमने लिया, ड्रग आया इधर पे। अब ये जो लाइनिंग है अपनी, ये जो लाइनिंग है, इस पे क्या होगा कि इस लाइनिंग पे हमारा, हमने पहले ही से सुप्रालफेट ड्रग दे के रखा है उस पेशेंट को। तो सुप्रालफेट ने क्या करा है कि ये जो लाइनिंग अपनी बना ली, ये लाइनिंग बना ली, तो इधर पे क्या होगा कि इसमें जो कैरियर है, कुछ मेडिएटर्स वगैरह आपके कुछ चैनल्स हैं, कुछ भी मतलब सेल उन्होंने तो कि पूरे कोट्स हो चुके हैं, तो फोरेंस हैं वगैरह, ये सब क्या चीज़ें जिनके थ्रू डिफ्यूज़न होना है या ये, तो इधर के थ्रू क्या होगा कि ड्रग अपना एंटर करेगा। पर क्या होगा कि इसको मेडिएटर्स को ही क्या है, स्टोमक की इसको लाइनिंग को ही क्या कोट कर दिया उस सुप्रालफेट ने। तो ड्रग का जो इधर से एब्जॉर्ब होना चाहिए था वो ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। इधर सिस्टमिक सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन में जाना तो वो जा नहीं पाएगा। तो क्या होगा कि वहीं पर ड्रग रह आएगा तो स्टोमक में तो डिग्रेड हो जाएगा सब कुछ में, तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो ये हमको ध्यान रखना होगा कि हम जब सुप्रालफेट दे रहे हैं तो उस कंडीशन में टेट्रासाइक्लिन नहीं देना, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन को जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, सुप्रालफेट को उस टाइम पे कुछ टाइम के लिए, जब तक टेट्रासाइक्लिन ड्रग ले रहे हैं, तो उसको हम इन्वेट वो करके रखेंगे। एंटासिड्स हैं, एंटासिड्स भी क्या करेंगे, उसका चेंज कर देंगे कंडीशन को, तो एंटासिड्स को भी हमने नहीं लेना है। और टेट्रासाइक्लिन की क्या होती है, चेलेटिंग प्रॉपर्टीज होती है। ये आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चेलेटिंग प्रॉपर्टीज होती है। क्या करते हैं, चेलेट फॉर्म कर लेते हैं। तो कैल्शियम्स होते हैं, आयरन प्रिपरेशंस होते हैं, इनके साथ क्या करते हैं, टेट्रासाइक्लिन चेलेट फॉर्म कर लेते हैं। एक ही इनएक्टिव मेटाबोलाइट, एक्टिव को इनएक्टिव में कन्वर्ट कर देता है। एक चेलेट फॉर्म हो गया, अब वो कुछ काम का नहीं रह जाएगा, वो ऐसे ही
अनचेन फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। चिलेट फॉर्म हो जाएगा तो कोई भी एक्शन वगैरह नहीं हो पाएगा, उसके बाइंडिंग प्रोटीन अच्छे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएंगे उनके बीच में और कुछ भी एक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी होगी। तो पहला तो मैंने आपको बताया कि टेट्रासाइक्लिन क्या है, इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब होते हैं, तो इनका एब्जॉर्प्शन होता है ओल्डर का, टेट्रासाइक्लिन इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब होते हैं। ओरल रूट के थ्रू हम जब देते हैं GIT से जो एब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम, तो क्या होता है, इनकम्प्लीट होते हैं। पर कुछ न्यूअर टेट्रासाइक्लिन है, एब्जॉर्प्शन उनका बेटर होता है। अगर हम उनको एक तो पहले कहते हैं एमपीडीज को हम देंगे तो उनका एब्जॉर्प्शन रेट अच्छा होगा। अगर हम इसको देते हैं तो क्या होगा, एक तो ये पॉइंट्स अपन उनको थोड़ा सा हाईलाइट करते रहते हैं। इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब होते व्हेन गिवन ओरल फ्रॉम GIT से एब्जॉर्प्शन बेटर होता है। एब्जॉर्प्शन जो है बेटर होगा, कब होगा, अच्छा होगा जब एमपीटी स्टोमक में हम इनको देते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे कुछ आपके डॉक्सासाइक्लिन, एक और है आपका मीनोसाइक्लिन। ये क्या होते हैं, दोनों के दोनों ड्रग्स हैं जो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब होते हैं। डॉक्सासाइक्लिन और मीनोसाइक्लिन ये क्या है, कम्प्लीटली एब्जॉर्ब होते हैं। ये तो हो गई इनकी एब्जॉर्प्शन की बात। अब इंडिकेशंस क्या था, इनको चिलेटिंग प्रॉपर्टीज रहते हैं, तो इनको कब नहीं देना है, इनका एब्जॉर्प्शन होगा, इनका इफेक्ट हो जाता है। तो एक्सक्रीजन होता है इनका जो टेट्रासाइक्लिन का, कहाँ के थ्रू होता है, रीनल ट्यूब्यूल से। उनका क्या होता है, रीनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू हो जाता है बाय आपका ग्लैंडुलर फिल्ट्रेशन। एक्सक्रीशन होगा इनका, क्या होगा कि आपका हो जाएगा रीनल ट्यूब्यूल्स। तो इसके पहले आपको मैंने बताया था कि थोड़ा सा इनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनका होता है 1 kg पर लीटर होता है टेट्रासाइक्लिन का, ये होता है। और एक्सक्रीट आउट होते हैं किधर के थ्रू, ये होते हैं मेटाबोलाइज हो जाते हैं आपके लिवर में हो जाते हैं। तो ये तो प्राइमरी एक्सक्रीशन होता है इसका। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो क्या होता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बॉडी में। वन लीटर पर केजी क्या है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ये बॉडी में। आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू इनका क्या होता है, एक्सक्रीशन हो जाता है। इनका जो आपका है ये क्या है,
1 kg पर लीटर डिस्ट्रीब्यूट होने के अंदर से डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपका 1 kg पर लीटर इनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा पूरे लीटर डिस्ट्रीब्यूट होने के अंदर से डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपका 1 kg पर लीटर इनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा पूरे बॉडी में जो टिश्यूज में पेनिट्रेशन होते हैं वो वॉल्यूम मतलब कितने अमाउंट में ड्रग कितने बॉडी में, जैसे हमने देखा कि कितना ब्लड है उसमें कितना डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग पार्ट्स में टिश्यूज में, वो होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये हमारा यहाँ पर ये था। अब इसके कुछ इंडिकेशंस भी हैं कि टेट्रासाइक्लिन को हम जब लेते हैं तो कौन से ड्रग्स नहीं लेने, मैंने आपको ओरली तो बताया है, थोड़ा सा यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। टेट्रासाइक्लिन के पास क्या होती है, चिलेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। इनको हम क्या किन प्रिपरेशंस के साथ नहीं ले सकते, मिल्क के साथ। आपकी ये क्या है जो मिल्क की प्रिपरेशन के साथ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपका हो गया उनको हम कैल्शियम की टैबलेट्स वगैरह के साथ में नहीं देंगे। सुप्राल्फेट ये सारे हम इनके साथ नहीं देंगे, क्योंकि ये क्या है कर सारे के सारे करते हैं टेट्रासाइक्लिन्स का क्या कर देते हैं, ये सारे के सारे आपने क्या है एब्जॉर्प्शन का उसको घटा देते, तो इसीलिए हम इनको इसके साथ में नहीं देते। ये थी हमारी कुछ इसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल और इंडिकेशंस थी। तो इंडिकेशन फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में बात कर सके। अब इसके हम कुछ एडीआर के बारे में बात करते हैं कि क्या ये किस टाइप के एडवर्स इफेक्ट कॉज करते हैं जब इन टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स को हम लेते हैं। उससे पहले की टेट्रासाइक्लिन एक पॉइंट और आपको रिमेंबर करना चाहिए, रखना चाहिए। तो टेट्रासाइक्लिन्स होते हैं हम जैसे कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड करते हैं किस टाइम, तो ये सकिंग इन्फेंट्स होते हैं, सकिंग इन्फेक्ट्स होते हैं, उनमें ज़्यादा ये सिक्रीशंस होते हैं। तो क्या होता है उनके इन्फेक्ट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बेबी में जाता है, तो क्योंकि ये क्रॉस कर जाता है ड्रग्स को, और बेबी में जब मदर में भी रहता है तो उधर पे इसका सिक्रीशन इसका ज़्यादा होता है इसके थ्रू, तो उस दौरान बेबीज़ को ले लेते हैं, तो बेबीज़ को भी क्या होते हैं इफेक्ट करते हैं फिर ये ड्रग्स। अब हम बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में। एडवर्स इफेक्ट टेट्रासाइक्लिन के कुछ एडवर्स इफेक्ट्स हैं, अलग अलग तरीके से डोज रिलेटेड हैं, कुछ आपके इरिटेटिव इफेक्ट्स हैं, टीथ में वाले में इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये सारे हम इफेक्ट्स के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, वन बाय वन हम बात करते हैं। इरिटेटिव इफेक्ट्स में हम देख लेते हैं क्या है इरिटेशन कॉज करते हैं, उसके कारण क्या क्या कंडीशन हो जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं ईसोफेजियल इफेक्ट। ईसोफेजियल अल्सरेटिव क्या हो जाता है, अल्सर हो जाता है। क्या होता है इस कंडीशन में कि
जब जैसे क्या होता है कि पेशेंट ने ड्रग लिया, कैप्सूल फॉर्म में आएगा, जैसे किसी फॉर्म में कैप्सूल फॉर्म्स में ही आता रहता है या कुछ कोटेड फॉर्म्स और इंटरकोटेड फॉर्म्स में, तो जब हमने लिया उसको, तो जब हमने एब्जॉर्ब करा तो ईसोफेगस में क्या आया, अगर कुछ कंडीशन कुछ पैकिंग उसकी प्रॉपरली नहीं हुई तो कुछ हो गया, ब्रेकनेस आ गया, कुछ उसमें इफेक्ट्स आ गए, पैकिंग वगैरह आ गया, तो उसका क्या होगा, जो एक्टिव कंसुमेंट एपीआई वो ड्रग क्या हमारे ईसोफेगस के कॉन्टैक्ट में आ गया, कॉन्टैक्ट में आएगा, यहाँ पे इफेक्ट कर देगा, हमको यहाँ पे ड्रग नहीं चाहिए, इधर पे भी अगर कुछ उसके रिसेप्टर हुई जिससे कि जाके वो बाइंड करता है तो कुछ एडवर्स रिएक्शन कॉज करने लगेगा, तो उस प्रकार की रिएक्शन ईसोफेजियल रिएक्शन हम बोलते हैं। तो क्या है, ईसोफेजियल रिएक्शन बोलते हैं, उनमें क्या होता है कि अल्सर ईसोफेगस में अपना अल्सर कॉज हो जाता है, तो इस कंडीशन को ईसोफेजियल रिएक्शन बोलते हैं। मैंने आपको स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक लिखी हुई है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। ईसोफेगल अल्सरेटिव, ये किस चीज के कारण होती है, कौन क्या होता है कैप्सूल में ईसोफेगस में, जब कैप्सूल से एपीएससी वाली कैप्सूल से क्या हो जाती है, आपकी ड्रग है जो रिलीज हो जाती है कहाँ पे, ईसोफेगल में, ड्यूरिंग द स्वॉलोइंग के दौरान। स्वॉलोइंग के टाइम पे क्या होता है, जब स्वॉलो कर दे तो उस कंडीशन में अल्सरेटिव आपका आ जाता है। कुछ हैं आपके गैस्ट्रिक वगैरह वाले, गैस्ट्रिक पेन होने लगता है, नोजिया, ये सारे तो हमारे कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स होते ही हैं। और वॉमिटिंग हो गया, इरिटेंट के कारण होता है, रिसेप्टर जगह जोन वगैरह को वहाँ पे उसमें कुछ अल्टर कर ले, कुछ डिटेल्स आ गए जहाँ के बाइंड अप कर ले, उसके कारण ये सारे इफेक्ट गैस्ट्रिक पेन या वॉमिटिंग उसके कारण होता है। एक है आपका यहाँ पर डायरिया, मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ। डायरिया ये क्या होता है, ये सुपर इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। एक तो ये हो गया, तो डायरिया ये क्या है, सुपर इन्फेक्शन, फ्लोरा को हमारे जो गट के फ्लोराज होते हैं, इंडेडिया वगैरह, उसको ये इनहिबिट कर देते हैं टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स, तो उसके कारण क्या होता है कि कुछ सुपर इन्फेक्शन दूसरा इन्फेक्शन हो जाता है, उसके कारण डायरिया वगैरह कॉज हो जाता है। इन्फेक्शन हो जाता है। ये थे हमारे क्या, इरिटेटिव इफेक्ट्स थे, फर्स्ट टाइप के इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट्स थे जो कहते हैं इरिटेटिव इफेक्ट्स थे। अब हम बात करते हैं डोज रिलेटेड इफेक्ट, मतलब जो कि डोज पे डिपेंडेंट करेंगे, कितना डोज दे रहे हैं तो उस कंडीशंस में कौन से इफेक्ट्स आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो डोज में क्या है कि हमारे जैसे डोज रिलेटेड वाले होते हैं, तो डोज के कारण क्या होता है, कुछ आपके हेपेटोटॉक्सिसिटी हो जाती है, फोटोटॉक्सिसिटी हो गए कि ये सारे डोज रिलेटेड है। किडनी में एक्यूमुलेट हो जाना ड्रग का उधर पे, उस कंडीशन में क्या होते हैं कि ये डोज रिलेटेड वाले डोज रिलेटेड इफेक्ट्स हो गए। तो डोज रिलेटेड में मैंने आपको बताया फर्स्ट क्या, लिवर डैमेज, किडनी डैमेज,
टिब्यूल्स में क्या होता है, किडनी डैमेज जब किडनी टिब्यूल्स होते हैं जिससे फिल्ट्रेशन होता है वहाँ पे नेफ्रॉन्स, उधर पे इनका एक्यूमुलेट हो जाना, तो उधर पे क्या कंडीशन नेफ्रोटॉक्सिसिटी वगैरह कॉज होने से उसकी किडनी में पे इफेक्ट पड़ जाता है। तो ये था हमारा, ये क्या है, रीनल फेलियर को भी एनहांस कर देता है। रीनल फेलियर के चांसेस इसलिए हो जाएंगे कि जब हमारा वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, ट्रांसफर में ब्लॉक कर देगा उनको, तो इफेक्ट भी कर रहा है, टॉक्सिसिटी भी कॉज कर रहा है, तो उसके कारण रीनल फंक्शन नहीं कर पाएगा प्रॉपरली, तो रीनल फेलियर के चांसेस हो जाएंगे। देन आपका फोटोटॉक्सिसिटी क्या होती है, फोटो इरिटेंट्स होते हैं, डेमिक्लोसाइक्लिन होता है, तो साइक्लिन ये ड्रग्स हैं, क्या है फोटोटॉक्सिसिटी इरिटेटिव, जब हमने ड्रग्स लिया तो अगर पेशेंट ने ये 2 ड्रग्स लिए जैसे ज़्यादातर टेट्रासाइक्लिन क्लास के, तो जब सनलाइट के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो उनको इरिटेशन वगैरह कॉज होने लगेगा, उससे जो टॉक्सिसिटी वगैरह होगी उसकी फोटोटॉक्सिसिटी बोलते हैं। डॉक्सासाइक्लिन ड्रग लिया है तब मैं सनलाइट के जब पेशेंट कॉज में आता तो ये प्रकार की चीज़ें होने लगती हैं। अब आपका आता है यहाँ पर कुछ टीथ में और बोन्स में क्या इफेक्ट करता है, उठर टाइप के इफेक्ट हो गए पेशेंट में लेता है। जैसे आपको बताया, मैंने बार बार रिपीट करते जा रहा हूँ कि चिलेटिंग प्रॉपर्टीज होती है कैल्शियम के साथ ही, इसमें कैल्शियम से बने हुए बोन्स हो गए, इन सब चीज़ों में यहाँ पे चिलेट फॉर्म कर लेता है, जिसके की कारण क्या होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है। एबनॉर्मल ग्रोथ में मतलब डेवलपमेंट नहीं हो पाता टीथ का प्रॉपर, सब बोन्स का नहीं हो पाता, वहाँ पे कोटा फॉर्म हो जाते हैं, उसके कारण क्या हो जाती है, उनकी जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ आगे नहीं हो पाती, प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाती। ये टेम्परेरी तरीके से होती है पर कुछ टाइम के लिए वो हो जाती है, तो उससे क्या होता है डिस्टर्बेंस आ जाती है, प्रॉपर टीथ नहीं होंगे, बोन्स अच्छे नहीं होंगे, मजबूत स्ट्रॉन्ग्स नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। टेट्रासाइक्लिन क्या करते हैं, कैल्शियम ये फॉर्म कर लेते हैं और डेवलप हो जाते हैं, डिपॉजिट होने लगते हैं कहाँ पे, जो डेवलपिंग बोन्स होती है टीथ में वहाँ पे डेवलप होने लगते हैं और इनहिबिट कर देते हैं उसके ग्रोथ को। इसमें डेवलप हो जाते हैं एंड बोन्स में भी ये डेवलप हो जाते हैं। तो इसमें डेवलप हो जाते हैं एंड बोन्स में भी ये डेवलप हो जाते हैं। तो क्या होगा कि अल्ट्रेशन वहाँ पे डेवलपमेंट वो कर देते हैं, और इनको प्रेगनेंसी के दौरान भी नहीं दिया जाता है और चाइल्डहुड में भी नहीं दिया जाता। प्रेगनेंसी में हमको बताया प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं, फीटस में चले जाते हैं, वहाँ उसकी बेबी की डेवलपमेंट होना रहता है बोन्स का, तो उसमें नहीं हो पाते हैं, तो इसका एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गया अपना। अब हैं एंटी एनाबोलिक इफेक्ट्स होते हैं, जैसे हमने पता ही है टेट्रासाइक्लिन क्या करते हैं कि आपके प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर हैं, तो प्रोटीन की सिंथेसिस इनहिबिट हो रही है, जिससे कि प्रोटीन का बिल्डिंग अप एनाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है,
कैटाबॉलिज्म तो होते ही जा रहा है, एनाबॉलिज्म नहीं हो पाता, इसलिए एंटी एनाबॉलिक इफेक्ट्स भी देते हैं ये। क्या होता है इस कंडीशन में कि नाइट्रोजन बेस का कंसंट्रेशन आगे बढ़ता जाता है। क्या होता है टेट्रासाइक्लिन जो हमारे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं। टेट्रासाइक्लिन जो हमारे ड्रग्स हैं प्रोटीन की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी तो इससे एनाबॉलिक इफेक्ट, कैटाबॉलिज्म का रेट है जो रेट ऑफ कैटाबॉलिज्म है इंक्रीज हो जाएगा और एनाबॉलिज्म है बिल्डिंग अप हो रहा है वो उससे डिक्रीज हो जाएगा। क्या होगा कि क्या करेगा, इंड्यूस कर देगा आपका नाइट्रोजन बैलेंस कंसंट्रेशन, ये हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं, और इनहिबिट कर देता है क्या प्रोटीन की सिंथेसिस को। इस कंडीशन के कारण क्या एंटी एनाबॉलिक इफेक्ट आता है। लास्ट इसमें देखते हैं क्या डायबिटीज इंसिपिटस भी कॉज हो जाता है, एडीएच को एंटागोनाइज कर देता है। इंसिपिटस क्या होता है कि आपका डेमिक्लोसाइक्लिन एंटागोनाइज कर देता है एक्शन ऑफ एडीएच का, और क्या करता है कंसंट्रेशन रहता है ऑफ यूरिन की एबिलिटी का, किडनी का जो क्या कर देता है ये कंसंट्रेशन होता है रिड्यूस कर देता है कंसंट्रेशन एबिलिटी है किडनी की, उसके कारण ये डायबिटीज इंसिपिटस होती है। कंसंट्रेट द यूरिन, ये कुछ इसके इफेक्ट्स थे ये वाले। अब हम बात करते हैं हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस भी होती हैं कुछ। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन क्या होती है, हम ड्रग्स को लेते हैं कुछ रिएक्शंस होने लगती हैं, कॉमन रिएक्शंस है, रैशेस वगैरह होने लगती हैं, सारी कॉमन रिएक्शंस हैं। और टेट्रासाइक्लिन के साथ आपने देखा होगा एक रिएक्शन हम पढ़ते ही आ रहे हैं जो कि इसके साथ भी हो रही है। अभी तक हमने जितने ड्रग्स पढ़े हैं, सेफलोस्पोरिन पढ़े हैं, सल्फोनामाइड्स पढ़े, ये सारे ड्रग्स उनके साथ भी हुई है एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस। इसमें क्या होता है रैशेज आने लगते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, स्किन रिमूव होने लगती है बॉडी से, रेडनेस पूरे स्वेलिंग अप हो जाते हैं। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस, रैशेस हो जाएंगे आपको, स्किन रैशेस, अर्टिकेरिया, एक्सफोलिएटेड डर्मेटाइटिस, ये क्या होता है। और आपका एक और आ जाएगा एंजियोइडेमा।
अब स्किन रैशेज है, नॉर्मली क्या होता है रेडनेस आ जाती है, ईचिंग वगैरह होने लगती है, कुछ थोड़े से रैशेज हो जाते हो। अर्टिकेरिया ये क्या होता है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं कह बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा। इसमें क्या होता है, कुछ हमने दूसरी भी मेडिकेशन ले रहे हैं, कुछ इरिटेंट्स हो रहे हैं, उसके कारण क्या हो जाता है, इन्फेक्शन होने लगता है, उसको हम अर्टिकेरिया बोलेंगे। ग्लोटाइटिस क्या ग्लोटाइट, इसमें क्या हो रहा है कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में क्या होता है, बेसिकली हम देखें अपनी न्यूट्रिशंस की डिफिशियंसी हो जाती है, उसमें आयंस की डिफिशियंसी हो जाती है, एनीमिया उसको बोलते हैं। इसमें क्या आयरन की डिफिशियंसी ज़्यादा हो जाती है, उस कंडीशन को हम ये बोलते हैं। एक्सफोलिएटेड डर्मेटाइटिस में क्या होता है, रेड पैचेस फॉर्म होने लगते हैं, स्किन रिमूव होने लगती है। एडिमा एनाफिलैक्सिस ये क्या है, आपके रेयर केसेस में होते हैं। ये तो हमारे थे क्या हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन। अब सुप्रा इन्फेक्शन की हम बात करते हैं। सुप्रा इन्फेक्शन में क्या होता है, कॉज होता है रेसिडेंट फ्लोराज होते हैं, उनको इनहिबिट हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, उसके कारण होता है ये। फ्लोरा इनके क्या हो जाता है, किल अप हो जाता है, सप्रेशन हो जाता है, किलिंग एंड सप्रेशन हो जाता है। सप्रेशन हो जाता है तो उसके कारण ये क्या है, आपका सुपर इन्फेक्शन हो जाता है। यही चांसेस था हमने डायरिया में देखा था, सुप्रेशन भी के कारण क्या डायरिया के चांसेस हो जाते हैं। ये आपके गट में प्रेजेंट होते हैं कुछ फ्लोराज वगैरह, उसके कारण ये होता है। अब इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन भी है, ये तरीके का इसमें डायरिया क्या होता है, एल्बिनोज किसके कारण, कैंडिड एल्बिनोज होता है ये, इस बैक्टीरिया के कारण ये होता है। ये मोस्ट प्रोमिनेंट वाला इन्फेक्शन, मोस्ट प्रोमिनेंट बहुत प्रसिद्ध है, आपका देखा होगा, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन ज़्यादा होने लगता है, ये वो कंडीशन है। तो ये यहाँ पे ये थे। अब एक और लास्ट हम एडवर्स देखें, बहुत रेयर होता है पर सीवियर होता है, वो है आपका कौन सा, स्यूडो मेम्ब्रेन अल्सरेटिव। स्यूडो मेम्ब्रेन में उसमें अल्सर हो जाना। एंट्रोकोलाइटिस, स्यूडो मेम्ब्रेन इंटेस्टाइन के उसमें क्या हो, कोलाइटिस इन्फेक्शन हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, उसको हम ये बोलते हैं। ये रेयर होता है, बहुत सीवियर कंडीशन होती है, इसमें होता है। तो ये हमारे यहाँ पर पार्ट हुआ खत्म एडवर्स इफेक्ट का। अब हम बात करते हैं यूजेस के बारे में कि टेट्रासाइक्लिन के यूजेस क्या हैं। यूजेस हैं टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स के, क्या यूजेस हैं, एम्पेरिकल यूजेस हैं, फर्स्ट चॉइस के तौर पे भी यूज़ होते हैं, एज सेकंड चॉइस के तौर पे भी यूज़ होते हैं टेट्रासाइक्लिन। तो अब हम एज अ फर्स्ट क्लास फर्स्ट चॉइस और ड्रग के तौर पे हम टेट्रासाइक्लिन के ड्रग्स के यूजेस की बात करते हैं। कैसे, मतलब कि हमारे पास फर्स्ट चॉइस यही है टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स के लिए, तो उस उनके कंडीशन में हम ड्रग्स को यूज़ करेंगे। अब हम इसकी बात करते हैं।
अपने जैसे क्या हो गया कि एटिपिकल निमोनिया हो गया, कोलेरा हो गया, ब्रुसेलोसिस हो गया, इन कंडीशंस में हम क्या करेंगे, इसको एज अ फर्स्ट चॉइस के तौर पे ड्रग्स को यूज़ करेंगे। कोलेरा, एटिपिकल निमोनिया ये किसके कारण हो गया आपका, ये माइकोप्लाज्म निमोनिया के कारण होता है। कोलेरा ये क्या है, एक तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सीवियर टाइप का डायरिया ही होता है। ये क्या होता है, स्प्रेड होता है वाटर्स में कुछ बार होता है, उसके थ्रू वाटर से स्प्रेड होता है ये आपका। और थर्ड हो गया ब्रुसेलोसिस। ये ब्रुसेलोसिस क्या होता है कि जब हम डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं तो उस दौरान क्या होता है, उनमें अनपास्चराइज होते हैं, मतलब पास्चराइज नहीं होते हैं, प्रिजर्वेटिव नहीं होते, उसमें कुछ क्या है पास्चराइज, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, हमारे मिल्क लिया हमने डेयरी से आया, पे कंटेमिनेशन हो जाता है, बहुत सारा बर्ड वगैरह होता है, एनिमल्स वहाँ इधर रहते हैं, उतना ज़्यादा क्लीनिंग नहीं रहती कई तरह, तो अगर बहुत सारे बैक्टीरियाज ग्रो होने के चांसेस हो जाती है, तो वहाँ से अनपास्चराइज होगा तो उसमें कुछ चांसेस होंगे, तो उस कारण क्या इन्फेक्शन हो जाता है। ये उस कंडीशन में भी हम लेते हैं। माइकोप्लाज्म निमोनिया के कारण हो जाना है। और एक आपका प्लेग है, उसमें भी एज अ फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग के तौर पे यूज होता है। दोनों, ये प्लेग एक प्रकार की बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है। क्या होता है, एनिमल से आया था, डॉग्स में पिस्तूल होते हैं, मतलब बील्स के द्वारा हुआ था। एक टाइम हुआ जैसे कि अभी आज के समय में अपने पास एक पेंडेमिक डिसीज के तौर पे घोषित हो चुकी महामारी कोरोना है जैसे, तो उस दौरान बहुत पहले 90s के समथिंग, तो एक्यूरेट नहीं बता सकता आपको डेट वोट करके, तो उस टाइम आया था प्लेग है। उस कंडीशन में भी ये यूज़ होता है। जैसे अभी हमारे पास कोई भी डिसीज उसके नहीं है, तो उस ऐसे ही उसके टाइम पे उस कुछ भी नहीं थी। इनको पिस्सू बोलते हैं फिर इसको। ये इस कंडीशन में देते हैं। तो ये हमारे के एज अ फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग के एज अ ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस के तौर पे हमारी ये ड्रग्स है। हम सेकेंड ड्रग्स में देखते हैं, मतलब हमारे पास ड्रग्स हैं, पर हमारे पास कुछ वो ड्रग्स के कारण क्या हो रहा है, उस पेशेंट को जैसे कुछ रिएक्शंस हो रही हैं या इफेक्टिव नहीं है, तो हम उस कंडीशन में दूसरे कंडीशन हमारे पास सेकेंड चॉइस रहेगी, तो उस किन कौन कौन से इन्फेक्शन है उसमें देंगे, हम उसकी बात करते हैं। तो एज अ सेकेंड चॉइस में हमारे पास क्या है, एंथ्रेक्स है, गोनोरिया है, आपका टेटनेस है। इन कंडीशंस में हम इन ड्रग्स को दे सकते हैं। टेटनेस है, गोनोरिया, एंथ्रेक्स, इस कंडीशन में हम दे रहे थे, जैसे कि आपका टेट्रासाइक्लिन दे रहे थे, नहीं टेट्रासाइक्लिन हम दे रहे हैं सेकेंड चॉइस के तौर पर हम दे रहे थे एमोक्सिसिलिन है, पेनिसिलिन है, आपका सेफालोस्पोरिन, थर्ड जनरेशन ट्रैक्सोन है, ये सारे ड्रग्स हम दे रहे थे। तो उनको हम रिप्लेस करके ये टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स इन कंडीशन में भी दे सकते हैं सेकेंड चॉइस के तौर पर। गोनोरिया भी कब, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है आपकी, कौन सी है, एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। तो कब कब नहीं देंगे, जब हम आपके पेनिसिलिन प्रोड्यूसिंग नजेरिया गोनोकोका ग्रुप ऑफ एंजाइम है उसके द्वारा नहीं होगा, तब हम इस कंडीशन में ये ड्रग आपको दे देंगे।
ये आपके लेप्टोस्पिरोसिस है कि आपका एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। सिफिलिस भी आपका बैक्टीरियल डिसीज़ है, स्प्रेड होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू। तो ये भी एक प्रकार की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। उसको भी हम क्या बोलेंगे, STD बोलेंगे। ये गोनोरिया है, दोनों के दोनों आपकी। ये मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। ये डिसीज़ है हमारी कुछ। ये एक कैंक्रोइड है, उसमें भी हम इसको अपने ड्रग्स को यूज़ करते हैं। अब ये कैंक्रोइड है आपका क्या होता है, एक प्रकार का अल्सर ही होता है, जो कि इसमें होगा लिम्फ में होगा, लिम्फ नोड में हो जाएगा। उस उधर पे अल्सर हो जाएगा, उधर पे लिम्फ नोड में हो जाना, स्वेलिंग हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, वहाँ पे हम उस कंडीशन में इसको देंगे। ग्रेन में हो जाए, इधर पे लिम्फ नोड के ग्रेन में हो जाए, उधर पे उस कंडीशन में हम ये लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। यूजेस हमने देखे, फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल्स देखी, इसकी एडवर्स इफेक्ट्स देखे। ये हमारा पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आपसे रिक्वेस्ट है एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा अच्छे से, बहुत इजी टॉपिक है। और एक बार जब आप रीड कर लेंगे तो बिल्कुल आपके सारे कन्फ्यूजन्स होंगे, डाउट्स होंगे, क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करिएगा और अपना सजेशन दीजिएगा। थैंक यू।